दोस्तों, अगर आप ITI डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट हो, उसके लिए भी दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। आज हम ट्रांसफार्मर के जो मेन पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस है उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों डिटेल्स में जानने की प्रयास करेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए ताकि आपको हर एक बातों की डिटेल्स में नॉलेज मिल सके। तो ज़्यादा बातें ना बढ़ाकर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस तरह से दोस्तों मेहमान घर में आता है उसी तरह से सबसे पहले मेहमान की तरह ट्रांसफार्मर में घुसती है बिजली यानी करंट। तो जब मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी तो दिखानी पड़ती है। इसलिए दोस्तों बिजली जब ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है तो उससे हाथ मिलाने के लिए यानी रिसीव करने के लिए मौजूद रहता है बुशिंग। 3 फेज में दोस्तों 3 बुशिंग रहता है। अब आप सोचेंगे कि हाथ मिलाने की क्या जरूरत है भाई, डायरेक्ट घर में ही घुसा लेते। लेकिन दोस्तों रुकिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो बिजली रानी है ना वो है बहुत ही गुस्सैल। इसे रिसीव करने के लिए इंसुलेटर की जरूरत होती है, नहीं तो दोस्तों बिजली की गुस्से के चलते शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाएगी। इसलिए दोस्तों बुशिंग को चीनी मिट्टी की इंसुलेटर की बनाई जाती है। जब बिजली रानी दरवाजे तक पहुंची गई है तो उसे घर के अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा। तो बिजली रानी के घर होता है दोस्तों ये बड़ा सा टैंक जिसे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक कहा जाता है। अब घर में घुसकर ऐसे फ्लोर पर तो नहीं बैठा सकते, सोफे चेयर गद्दी कुछ तो चाहिए। इसलिए बिजली रानी को बैठाया जाता है कॉइल के गद्दी में यानी वाइंडिंग में। 3 तार यानी 3 फेज के बिजली के लिए दोस्तों 3 कॉइल यानी 3 वाइंडिंग यहाँ पर होता है। अब जैसे दोस्तों गद्दी वाले चेयर को लकड़ी या स्टील की सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से इस वाइंडिंग को भी सपोर्ट दिया जाता है। तो वो सपोर्ट किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? इस सपोर्ट को दोस्तों कहा जाता है कोर। इस कोर को दोस्तों नर्म लोहा या फिर सिलिकॉन स्टील के बनाई जाती है। इसी कोर पर दोस्तों कॉइल को लपेटा जाता है। आमतौर पर दोस्तों इसे नर्म लोहा का ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें सिलिकॉन स्टील की प्रयोग करके हम हिस्टेरेसिस लॉस को बचाते हैं। खैर छोड़िए, ट्रांसफार्मर के लॉसेस को हम दूसरे वीडियो में समझा देंगे। तो अभी चलते हैं ट्रांसफार्मर की कॉइल पर। इसमें दोस्तों 2 तरह की कॉइल होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। 3 फेज के लिए दोस्तों 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग वो है दोस्तों जिसमें बिजली रानी पहले आकर घुसती है और जहां से वो निकलती है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के बाहर सेकेंडरी वाइंडिंग को रखा जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच इंसुलेशन पेपर रहता है ताकि दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो जाए। और जो कॉपर की तार यहाँ पर इस्तेमाल होती है दोस्तों उसमें भी इंसुलेशन चढ़ा होता है, क्योंकि अगर कॉपर तार में इंसुलेशन नहीं होगा तो बिजली रानी इतनी निकम्मी है कि जो सबसे छोटा रास्ता मिलेगा उसे उसी से निकल जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, पूरी कॉइल की क्रियाकर्म मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों अच्छी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि करंट कॉइल की हर हिस्से से होकर गोल गोल घूम घूम कर गुजरे। इसलिए कॉपर तार में भी इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। इसमें दोस्तों एक और चीज़ बता दें कि अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज घुसती है और सेकेंडरी वाइंडिंग से लो वोल्टेज निकलती है यानी वोल्टेज डाउन होकर निकलती है, तो दोस्तों इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर प्राइमरी वाइंडिंग में लो वोल्टेज घुसकर सेकेंडरी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज निकले तो दोस्तों उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसको भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है। दोस्तों ये जो कोर है इसे रखा जाता है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर, लेकिन बिजली रानी जहाँ रहती है वहाँ खाली जगह रहने से उसको गुस्सा आ जाती है और गुस्से में वो गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह है दोस्तों ईडी करंट। मेन टैंक अगर खाली रहा तो उसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगी जिससे वाइंडिंग बहुत गर्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए और ईडी करंट उत्पन्न ना हो इसलिए मेन टैंक को खाली रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए दोस्तों मेन टैंक में डाला जाता है नेफ्था ऑयल या ट्रांसफार्मर ऑयल। ये तेल दोस्तों बिजली रानी को सहलाती रहती है कि अरे गुस्सा मत करो, दिमाग ठंडा रखो, इस तरह से। तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में तो बिजली रानी समझ जाती है कि चलो गुस्सा नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही इस पर आप लोड दीजिएगा तो कॉइल फिर से गर्म होने लगती है। तो कॉइल जब गर्म होती है दोस्तों तो ट्रांसफार्मर ऑयल भी गर्म हो जाती है।
अब दिक्कत यह है कि वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए तो तेल डाला गया, अब तेल को कौन ठंडा करेगा। जैसे दोस्तों सरकारी दफ्तर में देखेंगे कि एक घुसखोर अफसर को पकड़ने के लिए दूसरा अफसर आ जाता है, ठीक उसी तरह से दोस्तों ट्रांसफार्मर में भी एक को ठंडा करने के लिए दूसरे को लगा दिया जाता है। तो जैसे बीवी जब गुस्सा होती है तो ऊपर 2 तल्ला चल जाती है उठकर, उसी तरह से दोस्तों ट्रांसफार्मर का तेल जब गर्म होती है तो ऊपर उठने लगती है। अब ऊपर से बीवी को अगर नहीं उतारा जाए तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए तेल को ठंडा करके नीचे उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है इस तरह का विंग, इसे कहा जाता है दोस्तों रेडिएटर। और ये जो चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है जॉइंटर। जब दोस्तों ट्रांसफार्मर नया इंस्टॉल होती है तब इसका आकार इतना बड़ा नहीं होता, इन सब चीज़ों को दोस्तों बाद में यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो इसी जॉइंटर की मदद से दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो विंग है यानी रेडिएटर है इसे बाद में यहाँ पर जोड़ा गया है। तो दोस्तों तेल जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो इसी रेडिएटर के अंदर से होकर ऊपर से नीचे आती है। इस रेडिएटर को दोस्तों जानबूझकर पतला किया जाता है ताकि तेल जल्दी ठंडा हो। जैसे दोस्तों कोई कप में चाय ना पीकर उसे प्लेट में निकाल कर पीता है ताकि चाय जल्दी ठंडा हो। इसी तरह से दोस्तों रेडिएटर को एक तो पतला किया जाता है और दूसरा बहुत सारे लगाया जाता है ताकि दोस्तों तेल जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। रेडिएटर चपटा और चौड़ा होता है इसलिए तेल इसमें जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे ठंडा करने के लिए बाहर जो हवा चलती है उसी हवा से ये रेडिएटर और जल्दी ठंडा होती है। ये हवा दोस्तों पति की मीठी मीठी बातों की तरह होती है जिससे बीवी की गुस्सा शांत होती है। लेकिन कभी कभी तेल इतना गर्म हो जाता है कि पति की मीठी मीठी बात भी काम नहीं आती, यानी सिर्फ बाहर की हवा दोस्तों इसे ठंडा नहीं कर पाती। तब पति को पंखा चलाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तेल और बहुत ज़्यादा लोड होती है उसमें तेल उतना जल्दी ठंडा नहीं होता। उसको ठंडा करने के लिए दोस्तों वहाँ पर पंखा लगाना पड़ता है। अब ट्रांसफार्मर के ऊपर पंखा चलाने के लिए कौन बैठा रहेगा, इसलिए दोस्तों ये जो पंखा है उस पंखे को हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार टेम्परेचर सेट कर दीजिए और वो टेम्परेचर जब भी क्रॉस करेगा ये पंखा अपने आप ही चालू हो जाएगा और जैसे टेम्परेचर गिर जाएगा तो ये पंखा अपने आप ही बंद हो जाएगा। चलो इतना दूर तक तो समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे दूध उबालते समय ऊपर उठ जाता है उसी तरह से दोस्तों तेल जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर उठकर जाएगा कहाँ, मेन टैंक तो बंद रहता है। लेकिन अगर इसे ऊपर उठने की जगह नहीं दिया जाए तो ट्रांसफार्मर के बूशिंग को ये बर्स्ट करा देगा और वहीं से तेल निकल जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए मेन टैंक के ऊपर एक और टैंक लगाया जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों कंजर्वेटर टैंक। इस दोनों टैंक को दोस्तों आपस में पाइप की मदद से जुड़ी जाती है। इस कंजर्वेटर टैंक को दोस्तों आधा खाली रखा जाता है और आधा ही भरा जाता है। आधा इसलिए भरा जाता है ताकि लीकेज के चलते अगर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से तेल लीक करके निकल जाए तो कंजर्वेटर टैंक से तेल आकर उस जगह को भर देता है। क्योंकि जगह खाली रहना मतलब है ईडी करंट और ईडी करंट मतलब वाइंडिंग गर्म होना। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि मेन टैंक हमेशा फुल रहे। अब आधा खाली क्यों रखा जाता है, ये भी आप लोगों के मन में सवाल आएगा। तो आधा खाली इसलिए रखा जाता है दोस्तों ताकि तेल जब गर्म होकर ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो वो कंजर्वेटर के अंदर चला जाएगा, इससे ट्रांसफार्मर का बूशिंग बर्स्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग देखिएगा कि बोतल में जब आप लोग पानी भरते हैं तो जैसे जैसे बोतल में पानी घुसता है बोतल से हवा बाहर निकलती है। तो उसी तरह से दोस्तों कंजर्वेटर टैंक में जब मेन टैंक का तेल आता है तो कंजर्वेटर का जो हवा है उसे तो निकलने की जगह चाहिए। इसलिए कंजर्वेटर टैंक से हवा निकलने के लिए इसमें एक और पाइप जोड़ा जाता है। इसी पाइप से दोस्तों कंजर्वेटर का हवा बाहर निकलती है। अब जब तेल ठंडा हो जाएगा तब तेल तो फिर कंजर्वेटर टैंक से निकल जाएगा मेन टैंक में। तो उस समय दोस्तों कंजर्वेटर टैंक में हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों अगर हवा वहाँ पर नहीं भरेगी तो तेल नीचे कैसे आएगा। तो वो हवा भी दोस्तों पाइप के थ्रू ही कंजर्वेटर टैंक में घुसता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों, हवा जब इस पाइप से होकर कंजर्वेटर टैंक में जाएगी तब उस हवा में रहेगी डस्ट और मॉइस्चर यानी धूलकण और नमी। बारिश के मौसम में नमक कैसे गीला हो जाता है, हवा में नमी रहता है तभी ना ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा जाती है उसमें भी नमी रहती है। लेकिन अगर ये नमी ट्रांसफार्मर के ऑयल में मिल जाए तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है यानी इंसुलेशन की पावर है उसको घटा देगी ये मॉइस्चर।
इससे क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होने की चांस रहती है। इसलिए ट्रांसफार्मर में जब बाहर से हवा आएगी तो उस हवा से मॉइस्चर और धूल कण को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस मॉइस्चर को रोकने के लिए इस पाइप में लगा दिया जाता है ब्रीदर। देखिए दोस्तों, इसको ब्रीदर कहते हैं। इस ब्रीदर में दोस्तों सिलिका जेल नाम का एक खास मटेरियल डाला जाता है। दोस्तों जो सिलिका जेल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा घुसती है उससे मॉइस्चर को सोख लेती है। इससे दोस्तों वो हवा सूख जाती है, लेकिन दोस्तों तभी भी उस हवा में धूल कण मौजूद रहती है। तो उस धूल कण को भी हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों उस धूल कण को हटाने के लिए ब्रीदर के नीचे देखिएगा एक ऑयल कप दिया जाता है। उस ऑयल कप में दोस्तों थोड़ा सा तेल डाला जाता है ताकि हवा का जो धूल कण है वो उस तेल में चिपक के रह जाए। इससे दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा घुसती है वो एकदम प्योर हो जाती है। इससे दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऑयल में कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में छोटे छोटे 7-8 छेद होता है। उसी छेद से दोस्तों बाहर की जो हवा है वो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में घुसती है और वहाँ से बाहर निकलती है। तो दोस्तों अगर बाय चांस किसी कारणवश वो अगर छेद बंद हो जाए और उस समय ट्रांसफार्मर का तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वो ट्रांसफार्मर दोस्तों बस्ट हो सकता है। तो इससे दोस्तों ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें एक खास चीज़ लगाई जाती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वो खास चीज़ क्या है। ये देखिए, ये वो पाइप है, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सप्लोशन वेंट। इसका जो मुंह है दोस्तों उसका डिज़ाइन इस तरह से होता है कि ट्रांसफार्मर के बुशिंग बस्ट करने से पहले इसका मुंह बस्ट हो जाए, ताकि दोस्तों गर्म तेल जो है वो इसी से होकर निकल जाए और ट्रांसफार्मर बस्ट होने से बच जाए। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 33,000 वोल्ट का पावर घुसता है और 11,000 वोल्ट का पावर निकलता है। वही 11,000 दोस्तों आपके एरिया के ट्रांसफार्मर में घुसता है और वहीं से आप लोगों को 240 वोल्ट या 415 वोल्ट की पावर मिलता है। तो दोस्तों कभी कभी कंज्यूमर को फुल वोल्टेज नहीं मिल पाती है, उन्हें थोड़ा सा लो वोल्टेज मिलती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि इसी ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाया जा सके। ये देखिए दोस्तों, ये जो रिंग टाइप का आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है टैप चेंजर। इसी की मदद से दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर घटा भी सकते हैं। दोस्तों ये काम कैसे होता है इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप उस चीज़ को डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि टैप चेंजर कैसे वर्क करती है, कितना वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, कितना वोल्टेज डिक्रीज़ होती है, तो उस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। अब जब ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ठीक ठाक निकलने लगे तो बिजली रानी का विदाई का वक्त आ चुका होता है। तो जाते समय भी दोस्तों मेहमान नवाजी के लिए हाथ मिलाया जाता है। जाते समय भी दोस्तों बिजली रानी बुशिंग से ही मिलकर जाती है। ये है लो वोल्टेज साइड की बुशिंग, इसलिए इसे LV बुशिंग कहा जाता है। और इधर ये हाई वोल्टेज साइड की बुशिंग है, इसलिए इसको HV बुशिंग कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों बिजली रानी केबल के थ्रू कंट्रोल रूम में रखा जो सर्किट ब्रेकर है उसमें घुसती है और सर्किट ब्रेकर से होकर कंज्यूमर के एरिया के ट्रांसफार्मर में पहुंचती है। तो दोस्तों आज हमने ट्रांसफार्मर के जितने भी मेन पार्ट्स होता है उन सभी को आज जान लिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें क्या क्या लगाया जाता है, किस तरह से दोस्तों सबस्टेशन का जो ऑपरेटर है उसको पता लगता है कि किस फॉल्ट से ट्रांसफार्मर में दिक्कत हुई है, तो कैसे ऑपरेटर समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सी फॉल्ट आया है। और उसी के साथ दोस्तों ये भी समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि दोस्तों लॉसेस के बारे में भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में इन सबको कवर कर देंगे। ये वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।